एक गांव में संतोष और जोशी करके दो लड़के अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, मिलजुल कर खेलते थे। उनका घर भी आजू बाजू में था, पर संतोष के पिताजी और जोशी के पिताजी में बिल्कुल नहीं बनती थी। संतोष के पिताजी एक गाड़ी पर पिज्जा बनाकर बेचते थे, तो बाजू के गाड़ी पर जोशी के पिताजी पाव भाजी बनाकर बेचते थे। वहाँ पर दोनों जन झगड़ा करते रहते थे। एक के वजह से दूसरे का धंधा खराब हो जाएगा करके उनकी सोच थी। उन दोनों को वैसा झगड़ा करते हुए संतोष और जोशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों झगड़ रहे हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो गए थे। संतोष गाड़ी पर पिज्जा बेच रहा था, तो जोशी गाड़ी पर पाव भाजी बेच रहा था। अभी वो दोनों दोस्त नहीं थे, वो एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे। वो भी आपस में झगड़ा करने लगते थे। संतोष, क्या रे फालतू की बातें कर रहा है, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, संभल कर बात कर, कस्टमर को क्यों बुला रहा है रे करके एक मारता था, तो जोशी, तेरे कस्टमर को मैं कब बुलाया रे पागल, तू ही मेरे कस्टमर को बुला रहा है करके मारता था। वैसे दोनों भी लोग एक दूसरे को मारते रहते थे। उस गांव का धर्मवीर उनको नीतियाँ बताता था। बेटा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जैसे ही एक समय पर दोस्त थे, पर जब से धंधा शुरू किए तब से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कृपया करके तुम लोग भी उनकी जैसी गलती मत करो। दुश्मनी ठीक नहीं है, एकता में ही बल है करके बताता था, पर वो लोग उनकी बातें को नजरअंदाज करते थे। एक दिन एक लड़का संतोष के पास आकर, भैया मेरा नाम निरंजन है, मुझे काम चाहिए क्योंकि मेरे घर वाले को मैं ही पालता हूँ। जोशी जी से पूछा तो वो बहुत गालियाँ दिए। काम नहीं दिए तो चलेगा, पर गालियाँ मत दो भैया, ऐसा कहता है। संतोष, बेवकूफ लोग वैसे ही करते हैं बेटा, मैं उसके जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, तो तुरंत काम पर लग जा, ऐसा कहता है। वो बड़े अदब से संतोष को नमस्कार करता है। वो वैसे वहाँ पर काम करते हुए वहाँ पर पिज्जा बनाना भी सीख रहा था। ऐसे कुछ महीने काम करने के बाद वो एक दिन जोशी के पास आकर, भैया मैंने उनको पगार बढ़ाओ बोला, बिना मुझे बोले बगैर बताए मुझे काम पर से निकाल दिए, कृपया करके आपके पास काम में रख लो भैया, ऐसा कहता है। जोशी, बेवकूफ लोग वैसा ही करते रहे, मैं उसके जैसा नहीं हूँ रे, आजा काम पर लग जा, ऐसा कहता है। संतोष निरंजन को देखकर, ये क्या रे, मेरे पास से काम छोड़कर वहाँ पर लग गया, अगर अभी पूछा तो वो जोशी अपना सड़ा हुआ मुंह खोलेगा, गया तो गया, जाने दे, ऐसा कहता है। वैसे निरंजन जोशी के पास काम पर लग जाता है। वहाँ पर पाव भाजी कैसे बनाते हैं सीखता है। एक दिन निरंजन काम पर नहीं आता। जोशी, ये क्या आज काम पर नहीं आया, छुट्टी चाहिए तो पहले पूछना ना, करके उसको फोन करता है। निरंजन फोन उठाकर, मैं तुम्हारे पास से काम छोड़ दिया हूँ भैया, मैं खुद ही अपना धंधा डाल रहा हूँ, ऐसा कहता है। जोशी चौंक कर, धंधा क्या धंधा डाल रहा है तू, पूछता है। निरंजन, थोड़ी देर रुको तो तुमको ही पता चल जाएगा, करके फोन कट कर देता है। वैसे वो एक गाड़ी ढकलते हुए उनके गाड़ी के पास आता है। उस गाड़ी पर बोर्ड लगा था, उस पर पिज्जा प्लस पाव भाजी, पिज्जा भाजी लिखा था। वो देखकर संतोष और जोशी चौंक जाते हैं। निरंजन, आओ साहब आओ, मैडम आओ, छोटे बच्चे आओ, पिज्जा भाजी खाओ, पिज्जा भाजी, गरम गरम ताजा ताजा पिज्जा और पाव भाजी का स्वाद एक साथ ले लो भैया, आओ, एक के साथ एक फ्री भी है, पहले दिन में रखा ऑफर मिस मत करो, आओ आओ पिज्जा भाजी खाओ, करके चिल्ला रहा था। वो देखकर सभी लोग उसके गाड़ी के चारों ओर जमा होने लगे। वो सभी को पिज्जा भाजी बनाकर दे रहा था। उसका स्वाद एक जन को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एक आदमी, अरे वाह कितना टेस्टी है यार, ये तो मैं पिज्जा का लवर हूँ, मुझे पाव भाजी पसंद नहीं, पर ये मस्त वैरायटी है, टेस्टी भी है, ऐसा कहता है। एक औरत, हाँ बेटा मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, पिज्जा में बिल्कुल नहीं खाती, पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहती है। एक आदमी, रोज रोज पिज्जा पाव भाजी खाकर बोर हो गया हूँ, पर ये दोनों का टेस्ट एकदम जबरदस्त है, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर संतोष और जोशी को बहुत गुस्सा आता है। दोनों लोग आकर निरंजन का कॉलर पकड़ते हैं। निरंजन, मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, मैंने कोई तुम्हें धोखा दिया है क्या, ऐसा कहता है। तभी वहाँ पर धर्मवीर आता है और वो उनको छुड़ाकर, निरंजन मेरा ही लड़का है, मैंने ही उसे ये आइडिया दिया, अभी दोनों मिलकर एक साथ मेरे बच्चे को मारने के लिए एक होकर आ रहे हो, तभी कहाँ गई थी तुम्हारी अकल, तुमको सबक मिलना करके ये काम कराया, तुम लोग मेरे बच्चे पर हाथ उठाए तो तुमको गाँव से निकाल दूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ से निकाल कर कहीं और जाकर बेचना होगा, ऐसा कहता है। उनकी बातें और बहू से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, ऊपर से वो बहुत भुक्कड़ थी, इससे वो जानबूझकर बहू को कुछ न कुछ बोलते रहती थी, हर प्रकार का खाना बना कर दे करके ऑर्डर देती थी। इससे एक दिन लड़के को सखी बाई पूरी बात बताती है। वो बातें सुनकर नितिन उसे वार्निंग देता है। उसके बाद रुक्मणी उसके पैरों में दर्द कर रहे करके नाटक करके खटिया पर से उठती नहीं, वैसे ही बैठे रहने लगी। ऐसे ही एक दिन उसकी हालत देखकर प्यारे क्या हुआ करके पूछता है तो रुक्मणी, क्या बताओ बेटा, अब मेरा काम हो गया है लगता है, ऐसा और कितने दिन जीऊंगी रे, तेरे पत्नी को 4 दिन मेरे खटिया के पास खाना लाकर देने को बोल रहे। ऐसा कहती है तो प्यारे, क्या माँ इसके लिए भी पूछना पड़ता क्या, सखी सुबह खाना बनाकर तुम्हारे पास रखकर अपने काम पर चले जाएगी,
डॉक्टर के पास जाएंगे बोले तो तुम जगह से हिल नहीं रही हो। वो बातें सुनकर माँ से नितिन, माँ दादी नाटक कर रही है लगता। माँ तुम एक काम करो, सुबह ही खाना बनाकर किचन में रखो, अपन दोपहर को लंच टाइम में घर आएंगे, तब तक अगर खाना नहीं खाई तो अपन ही देंगे, कहकर चला गया। इसके लिए सखी ठीक है कहती है। फिर अगले दिन सुबह ही खाना बनाकर किचन में ही रखकर सखी चली गई। वो देखकर गुस्से में रुक्मणी, तुझे कितना घमंड है, खाना बनाकर वही रखकर चली गई क्या? रुक तेरे को बताती मैं। सोचकर वो लोग जाने के बाद किचन में बनाया हुआ खाना पूरा खा लेती है। फिर उसे जैसे कुछ पता नहीं है वैसे खटिया पर सो जाती है। दोपहर में खाना खाने के लिए सब लोग आए तो खाना खत्म हो गया था। रुक्मणी प्यारे से सखी ने खाना नहीं बनाया करके कंप्लेंट करने से प्यारे सखी को बहुत गाली देकर चला गया। इसके बाद से सखी रुक्मणी के खटिया के पास खाना रखना शुरू करती है। कभी कभी तो रुक्मणी को प्यार से नजदीक बुलाकर कुछ बोलना है कहकर जानबूझकर सखी को पैरों से मारती थी। वो देखकर नितिन उसको बहुत गाली देता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नितिन का बर्थडे रहने से उसके दोस्त आने वाले हैं करके सखी और नितिन मिलकर बढ़िया रसगुल्ला, पूरी सब्जी, छोले भटूरे सब बनाते हैं। उसके बाद नितिन दोस्त को बुलाने बाहर जाता है। अब घर में कोई नहीं रहने से रुक्मणी जाकर वहाँ पर बनाया हुआ पूरा खाना, रसगुल्ला, पूरी भाजी, छोले भटूरे सब कुछ खा जाती है और बाद में फिर खटिया पर आकर बैठ जाती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। दोपहर में नितिन के साथ उसके दोस्त और सखी प्यारे सब लोग खाना खाने आते हैं। वो आकर देखते हैं तो कुछ भी खाना नहीं बचा था। वो देखकर प्यारे, देख सकी, तुझे खाना देना पसंद नहीं तो मुझे बता दे, मैं बाहर ही खा लेता हूँ, पर ऐसे करना सही नहीं है। ऐसा कहता है तो नितिन, पिताजी मैं और माँ मिलकर कितने सारे आइटम बनाए हैं पिताजी, पर सब कुछ कहाँ चला गया समझ में नहीं आ रहा है। रुक्मणी, अरे प्यारे बेटा, इस बीच घर में बिल्ली आ रही है रे, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। वो ही खाली होगी रे, नहीं तो ये लोग झूठ बोल रहे होंगे। मुझे खाना देना पड़ता सोचकर जब भी ये बात कर रहे थे ना, सुनी रे, बाहर होटल में जाएंगे बोल रहे थे, इस बुढ़िया को ऐसे ही भूखा रखेंगे करके बता रहे थे, कहती है। इससे रुक्मणी का प्लान समझकर नितिन, दादी माँ आप टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए खाना आ जाएगा। वैसे ही अपने घर में खाना खाई वो बिल्ली है ना, वो बिल्ली मर ही जाएगी क्योंकि रसगुल्ले उस बिल्ली को बहुत पसंद है ना। चूहे को मारने वाली दवा मैंने उसमें मिलाया है, वो जब मर जाएगी ना तभी अपने घर की दरिद्री दूर हो जाएगी, ऐसा कहता है रुक्मणी। अरे नाच पीटे, चूहे मारने की दवाई मिलाए क्या? इसलिए तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या? मुझे कोई दवा खाना ले जाओ रे। अरे प्यारे, वो पूरा खाना मैंने ही खाया रे, करके चिल्ला रही थी। नितिन उसने कुछ भी नहीं मिला करके बताता है। पूर्व भी गांव से शहर में काम की तलाश में आए थे। कहीं काम नहीं मिलने से फिर से वापस गांव जाना उन्हें पसंद नहीं होने से एक रूम लेकर वहीं रह रहे थे। दोनों ने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। दोनों भी मध्यम वर्ग के परिवार से थे। वो उनके हैसियत के हिसाब से पढ़े थे। मुकुंद, इस दुनिया में कैसे भी करके, कुछ भी करके, कुछ नहीं जमा तो चोरी करके, पैसे कमाकर पैर पर पैर रखकर बैठकर जीना सही रहता है रे भाई। मदन, अच्छा 2 टाइम पेट भर कर जीने के लिए जितना पैसा लगता है उतने कमाए तो बस है। गलत रास्ते पर चलकर कमाए सो पैसों से टेंशन में जीना ये भी कोई जीना है क्या? ऐसा कहता है। वो लोग जिस रूम में रह रहे थे उस रूम के मालिक पुरुषोत्तम जी रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम सुगुना था। दोनों भी बहुत अच्छे थे। पुरुषोत्तम पत्नी से, मुकुंद और मदन के पास पैसे नहीं होने से ज्यादा समय वो रूम पर ही रह रहे हैं। ऐसा लगता है समय पर खाना खा रहे हैं कि नहीं, मुझको तो उन पर डाउट है। बेचारे वो लोग नौकरी की तलाश में ही है ऐसा बोल रहे थे, पर उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है ऐसा लगता है मुझे। खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे की, एक काम कर, उनको खाना भेजते जा। सुगना भी काम वाले के हाथों से उनके पास कुछ खाने को भेजती रहती है। पहले तो वो रहने दो करके शर्माते थे, पर भूख बर्दाश्त नहीं होने से खाते थे। एक दिन पुरुषोत्तम उनसे, तुमको डिग्निटी ऑफ लेबर यानी पता है क्या? कितना भी छोटा काम करते हुए, किसी को कुछ ना मांगते हुए जीने को ही डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। तुमको तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलते तक मैं एक आइडिया बताता हूँ, तुम लोग करोगे क्या? दोनों भी करते सर कहकर हाथ जोड़ते हैं। तो तुम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने की वस्तु बेचकर पैसे कमाओ। साउथ से 4 ट्रेन लंच टाइम में यहाँ पर आकर रुकती है। उस समय तुम लोग कुछ भी बेचे तो बहुत से लोग खरीद कर खाएंगे। कुछ स्पेशल फूड रहा तो ज्यादा बेच सकते हो। 1 महीना वैसे बेच कर देखो, तुम लोग ठीक है बोले तो मैं तुम लोगों को लाइसेंस दिलाता हूँ, ऐसा कहता है। सुगना, पिज्जा बेचो, वो कैसे बनाते हैं मैं तुमको सिखाऊंगी, ऐसा कहती है। पुरुषोत्तम दोनों को 2-2 हजार देकर, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, पैसे आराम से वापस दे सकते हो तुम लोग, ऐसा कहता है। सुगना उनको पिज्जा बनाना सिखाती है। वो दोनों पिज्जा बनाकर उसको एक छोटे कार्टन बॉक्स पैकेट में रखकर स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकती थी तब
वो लोग ट्रेन पकड़कर कंपार्टमेंट में जाकर पिज्जा भाई पिज्जा सर पिज्जा पिज्जा करके चिल्ला रहे थे। वैसे 5-6 ट्रेन में बेचकर थक कर अपने रूम में आ जाते थे। अगले दिन हिसाब किए तो दोनों को थोड़ा ही फायदा हुआ था करके पता चलता है। मदन, इतना भी फायदा हुआ तो बस है, ऐसा कहता है। मुकुंद, छी छी छी, ये कोई फायदा है क्या? ऐसे कितने पिज्जा बेचे तो कितने पैसे बचेंगे? फिर भी ट्रेन रुकते ही दोनों एक ही बोगी में नहीं बेचेंगे। तू कल ट्रेन से आगे के हिस्से में जा और मैं दूसरे हिस्से में बेचना शुरू करूंगा, ठीक है ना? ऐसा कहता है। मदन ठीक है कहता है। अगले दिन मदन रेडी होकर वो बनाए सो पिज्जा लेकर चल वाराणसी एक्सप्रेस आने का टाइम हो गया है, ऐसा कहता है। मुकुंद, तू चल मैं आऊंगा, ऐसा कहता है। मदन के जाते ही स्टोव के सामने बैठकर एक बहुत बड़ा पिज्जा बनाकर उसको एक बक्से में रखकर बाद में छोटे छोटे पूरी जितने पिज्जा बनाकर वो भी वैसे बॉक्स में रखकर स्टेशन पर जाता है। ट्रेन के रुकते ही इंजन की तरफ से मदन पिज्जा ले लो पिज्जा सर पिज्जा करके चिल्लाते हुए बेचते हुए आ रहा था। लेकिन मुकुंद बड़े बक्से के पिज्जा को दिखाते हुए ए पिज्जा ले लो सर, पिज्जा ले लो, बहुत बड़ा बड़ा पिज्जा है, आओ सर आओ, पिज्जा खाओ पिज्जा करके चिल्ला रहा था। ऐसे वो बड़ा पिज्जा दिखाकर खरीदने वाले से पैसा लेकर उसे छोटे पिज्जा वाला बॉक्स दे रहा था। पिज्जा रात तक बेचकर दोनों भी जन अपने रूम में वापस आते हैं। मदन ट्रे में रखे पिज्जा को देखकर ये क्या है रे, पिज्जा पर ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है बोलने वाला इतना बड़ा पिज्जा क्यों बेच रहा है रे? मुकुंद उसने किया हुआ काम बड़ा करके जेब में से पैसे निकाल कर दिखाते हुए बिजनेस में ऐसे दिमाग का इस्तेमाल किए तो जल्दी ही अमीर बन सकते रे, आगे बढ़ सकते हैं ऐसा कहता है। मदन थोड़ा सीरियस होकर उसे देखता है और तू जो कर रहा है ना वो बहुत गलत है। यात्रियों के साथ धोखा करके उनके भूख का फायदा उठाना ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल ये बात बाहर आ ही जाएगी। मुकुंद, तू नहीं बताए तो किसी को पता नहीं चलेगा। चलो तूने बताया तो समझ, तेरे को तो पता है मैं कैसा हूँ करके, मैं तो बिल्कुल टेढ़ा आदमी हूँ, तेरे को पता है। ऐसा कहकर बड़ी क्रूर नजरों से उसे देखते हुए मदन, मैं तो नहीं बताऊंगा पर सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी एक दिन, ऐसा कहता है। मुकुंद कुछ दिनों तक अच्छे से पिज्जा बेच रहा था। एक दिन बहुत पहले उसे धोखा खाया हुआ एक बड़ा आदमी उसे ट्रेन में देखकर दूर खड़े रेलवे पुलिस से सर वो पैसेंजर से धोखा कर रहा है, बड़ा पिज्जा दिखाकर छोटा पिज्जा देकर धोखा कर रहा है सर, वो एक चीटर है सर, उसे पकड़ लो सर करके चिल्लाता है। बस मुकुंद वो सुनकर भागता है तो पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और उसका पिज्जा का बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें छोटा पिज्जा दिखता है। इससे वो कर रहा धोखा सबको समझ में आता है। मदन पुलिस से सर 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 ये फिर से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा सर, ये मेरी जिम्मेदारी है सर। बाजू वाले के गांव भी उसके फैन हो गए थे। ये उसके दोस्त राजेश और बद्री को पसंद नहीं था। ऐसे ही एक दिन छोटू अपने गांव में जाता है तो वहाँ पर एक गाय नीचे गिरकर तड़प रही थी। दोनों के मना करने पर भी वो डॉक्टर को फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। उसके बाद डॉक्टर उस गाय को ठीक करता है। वो पूरी तरह ठीक होते तक छोटू ही उसे खाना चारा देता था। इससे छोटू कहीं भी गया तो उसके पीछे पीछे जाती थी। ऊपर से कभी कभी राजेश और बद्री छोटू को परेशान करते थे तो उनको उठाकर बाहर फेंक देती थी। उससे एक दिन मार खाने के बाद बद्री से राजेश, दिन ब दिन छोटू का क्रेज बढ़ता जा रहा है, उसके जादू को देखकर लोग तालियां और सीटी मार रहे हैं, ऊपर से ये गाय हमको कचरा समझकर मार रही है, उसे कुछ भी करके रास्ते से हटाना पड़ेगा, कोई आइडिया है तो बता, ऐसा कहता है। तो बद्री, मैं कब से उसके लिए स्केच बना रहा हूँ रे, कुछ गुंडे मेरे पहचान के हैं, उनसे मिलकर इसे किडनैप कराएंगे, उसके बाद वो लोग इसे जंगल में ले जाकर इससे खेल खेलेंगे, तब अपन भी उससे पीछे जाकर उसकी मजा लेंगे, ऐसा कहता है। इससे राजेश ठीक है करके मान जाता है। उसके दूसरे दिन बद्री राजेश कुछ गुंडे को बुलाकर उनको छोटू के बारे में प्लान बताकर उनको एक गाड़ी के लिए पैसा देते हैं। वो लेकर गुंडे वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन छोटू अकेले ही जा रहा था। ये देखकर उसे किडनैप करके जीप में बिठाते हैं। वो देखकर गाय भी उनके पीछे जाती है। वो लोग छोटू को जंगल के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद छोटू नशे से उठता है और डरते हुए चारों ओर देखता है। वहीं पर खड़ी गाय, छोटू तू डर मत, तू यहाँ आकर अच्छा काम किया मेरे लिए, मैं भी तेरे लिए एक अच्छा काम करूंगी। मैं काम धेनी हूँ, मैं तेरे लिए एक घर बनाती हूँ, उसमें तेरी इच्छा क्या है वो तुझे देगी। तुझे कुछ मदद चाहिए तो मुझे याद कर लेना करके गायब हो जाती है। उसके आंखों के आगे एक ट्रांसपेरेंट घर आता है। उसको देखकर छोटू को आश्चर्य होता है। उसके बाद वो उस घर में जाकर बैठता है। बैठते ही उसके पास कई प्रकार के खाने व्यंजन आ जाते हैं और उन सभी को वो खाता है। उसके कुछ देर बाद उसके पास जंगल के सभी जानवर, शेर, हिरन, पशु पक्षी ऐसे सभी प्रकार के प्राणी आते हैं। छोटू उस ट्रांसपेरेंट हाउस में से उनके लिए खाना मांगकर उनको देता है। उतना ही नहीं, उसको जो मैजिक ट्रिक आता था वो उनको दिखाता है। ऐसे कुछ दिन बाद राजेश बद्री वहाँ आते हैं। वो लोग जैसा सोचे थे वैसा न रहकर छोटू को बहुत खुश देखकर उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है।
फिर चोरी छुपे छोटू पर नजर रखते हैं। छोटू उस घर में आना, वहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट करना देखते हैं। वो तुरंत जंगल में जानवरों के साथ बाहर जाने के बाद वो लोग उस घर में जाते हैं। अब वहाँ वो दोनों सोना चांदी गहने जैसे कई प्रकार के इच्छा प्रकट करते हैं। वहाँ जैसे चमत्कार हो गया, वो सोना चांदी हीरे सब तुरंत वहाँ के जंगल के जानवर लेकर आते हैं। वो देखकर खुशी से बद्री, यार अपनी लाइफ तो सेट हो गई समझ। अब अपना अगला काम उस छोटू को खत्म करना है। ऐसी इच्छा हम घर से मांगेंगे कि छोटू खत्म हो जाए। ऐसा सोचकर वो सोना गहने लेकर जाते हैं। वो जानवर सोना गहने वहाँ पर रखकर राजेश और बद्री पर हमला करने की तैयारी करते हैं। ये देखकर वो दोनों वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। उनके पीछे जंगल के जानवर भाग रहे थे। वो देखकर कुछ दूर भागने के बाद बद्री से राजेश, क्या मांगा रे दलिद्दर, ये अपने पीछे भाग रहे हैं। तो बद्री, सॉरी यार, ये सोना हीरे सब मुझे ही मिलना और तुझे ये जानवर मार डालना करके मांगा ऐसा कहता है। तो राजेश, यार मैंने भी यही मांगा रे, इसलिए ये जानवर अपन दोनों के पीछे भाग रहे हैं करके दोनों भाग रहे थे। तभी दोनों शेर के मुंह में जाने ही वाले थे, तब वो दोनों जानवर रुक गए, जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो देखकर दोनों आश्चर्य होते हैं। फिर वो लोग वापस उस हाउस के पास जाते हैं। वहाँ जाते ही देखते हैं कि छोटू वहीं पर घर में था। उनको समझ में आ जाता है कि वो लोग जिंदा रहना करके छोटू ही इच्छा प्रकट किया करके दोनों छोटू से उनसे गलती हो गई करके उसको धन्यवाद देकर वहाँ से भाग गए। छोटू कुछ दिन जंगल में जानवर के साथ खुशी खुशी रहकर चला गया। वो ट्रांसपेरेंट झोपड़ी उस जंगल के बीच में वैसे ही रहा।